दोस्तों, देश के हालातों को देखकर लग रहा है कि कहीं देश को अराजकता अर्थात एनार्की की ओर तो धकेला नहीं जा रहा है। मैं मानता हूं जी, मैं अराजकता, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बात है, ऐसा प्रश्न क्यों उठ रहा है। इस विषय पर हम आगे विस्तार से उदाहरण के साथ चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आज थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मैं आपसे इसे अंत तक देखने की गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये देश में घट रही घटनाओं पर और उनके पीछे लोगों की मंशा और उनके षड्यंत्रों पर आपका ध्यान खींचेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जैसी चीजें आप देख रहे हैं ना, वैसी नहीं है। इनके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र और मंशाएं छुपी हुई हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये अराजकतावाद क्या होता है, किन्हें अराजक तत्व कहते हैं। देखिए, अराजकतावाद एक राजनीतिक सिद्धांत है जो पूर्ण सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सरकार और सरकारी नियंत्रण को उखाड़ फेंकने की वकालत करता है। सीधे, सरल और आसान शब्दों में कहें तो सरकार और कानून की दखलंदाजी को रोककर जनता अपनी मनमर्जी और अपनी मनमानी ढंग से जी सके, ऐसी व्यवस्था को लाने की मांग करता है। और सीधी सी बात है, वर्तमान में अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं कि सरकार के हर फैसले, हर कोशिश और हर बदलाव का किसी न किसी तरह से विरोध करते रहते हैं। समाज में अशांति फैलाते रहना, देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना, इसी को अराजकतावाद कहते हैं। और इसमें देश हित नहीं बल्कि स्वार्थ हित की बात होती है, सिर्फ स्वार्थ हित, जिसमें कहा जाता है कि आदमी अपने मनमर्जी और मनमानी ढंग से जी सके। देश गया भाड़। अब आप सोचिए ना कि पिछले कुछ सालों से देश में जो माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है और सरकार के हर कदम पर, हर कोशिश पर अड़ंगे डालने की कोशिश की जा रही है, वो सब कुछ किस ओर इशारा करता है। चलिए हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला मामला, 2015 में अवार्ड वापसी गैंग ने किस तरह से हंगामा मचा रखा था। सरकार और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की थी। कैसे उत्तर प्रदेश के दादरी में हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के आड़ में सरकार पर सांप्रदायिक होने का झूठा आरोप लगाकर एक साजिश के तहत तथाकथित साहित्यकारों का एक जमावड़ा उन्हें दिए गए अवार्ड को वापस करके देश और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। उनका कहना था कि आज देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो अपनी बात कह सके। और ऐसा कहकर महीनों तक समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर देश को बदनाम करने की साजिशन प्रयास किए जा रहे थे। और ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हमारे देश में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ के टैलेंट को किस तरह से दबाया जा रहा है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा था। लेकिन असल में क्या था? उनका मुद्दा सिर्फ इतना था कि बिहार के चुनाव पर प्रधानमंत्री की छवि को बदनाम करके प्रभाव डाला जाए, और वो सफल भी हुए, लेकिन झूठे नैरेटिव को चलाकर देश के सम्मान को तार तार करके। दूसरा मामला, इसके बाद असहिष्णुता के मामले को हवा देकर सरकार की फजीहत करने की कोशिश की गई। हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री के चंद अभिनेताओं से लेकर कुछ अन्य क्षेत्र के सेलिब्रिटीज तक सभी ने इस मुद्दे को उस समय लोगों को मौजूदा सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए उपयोग किया। इस झूठे नैरेटिव को विपक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाकर देश के छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया। 4.5 years of intolerance. और आज भी कर ही रहे हैं वो लोग। शहजादे यानी कि राहुल गांधी को कई बार विदेशी मंचों पर जाकर यहाँ की सरकार, प्रधानमंत्री और डेमोक्रेसी को लेकर कई झूठे और मनगढ़ंत अफवाहें फैलाते हुए देखा गया है। क्या है ये सब? तीसरा मामला, 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के दोषी अफजल गुरु और कश्मीरी अलगाववादी मकबूल भट्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दे दी। ये बात यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन इसके खिलाफ 9 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुछ छात्रों पर कथित तौर पर जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे। देश के टुकड़े करने की इच्छा जाहिर करने वाले नारे लगे। इनमें कन्हैया कुमार, जो कि आज कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं, और साथ में इनके थे उमर खालिद, ये सारे लोग वहां पे जुड़े हुए थे नारे लगाने में। इनके समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे नेता अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए जेएनयू गए थे, और उनके साथ में कई सेलिब्रिटीज भी थे। ये तो अराजकतावाद का साफ साफ समर्थन है। लेकिन इन्हें क्या है? इन्हें तो सत्ता से मतलब है, देश के आभाड़ में। चौथा मामला, इस बीच केजरीवाल की नौटंकी भी खूब चली। मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने अपनी ही दिल्ली के पुलिस के खिलाफ धरना दे दिया। उन पर जब अराजकता फैलाने का आरोप लगा तो उन्होंने कह दिया, हाँ जी, मैं तो अराजक हूँ। मैं मानता हूं जी, मैं अराजकता, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं। अब उस समय सारे मीडिया ने इसको तूल दे दिया। अब एक सिटिंग मुख्यमंत्री के ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों से दुनिया में देश की छवि पर फिर से डेंट लगाने की कोशिश की गई।
आप समझ रहे हैं ना कि एक सही व्यक्ति का प्रधानमंत्री के पद पर रहना इन्हें कितना ज्यादा चुभ रहा था और अपने निजी स्वार्थ के लिए कैसे देश के मान सम्मान को ताक पर लगाया गया। पांचवा मामला, इसके बाद आ गया कोरोना ने जैसे इन्हें और मौका दे दिया। इस समय तो विपक्ष से लेकर सारे देश विरोधी ताकतों ने सरकार पर कहर बरपा दिया। उन्हें तो लगा कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का, लोगों को भड़काने का उन्हें बैठे बिठाए मुद्दा और मौका मिल गया। उन्होंने इस नाजुक घड़ी का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की। जब विदेशी मीडिया ने कहा कि भारत में जब कोरोना बढ़ेगा तब करोड़ों लोग जान गंवाएंगे, इस कठिन परिस्थिति में सरकार का साथ निभाना तो सोचिए। सरकार के प्रयासों पर लोगों में भ्रम पैदा करने की लगातार कोशिशें की गई। विपदा में अवसर ढूंढने का काम हर कोई थोड़ी कर सकता है, लेकिन इन्होंने किया। कोरोना वैक्सीन पर विपक्षियों ने कैसे प्रश्न चिन्ह लगाए, लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कैसे डर और शंकाएं उत्पन्न की और देश दुनिया के सामने शर्मसार करने की कोशिश की, ये सब कुछ तो आप लोगों ने भली भांति देखा है। कैसे इस महामारी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का इन लोगों ने मजाक उड़ाया था, कैसे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई, आप सब इसके साक्षी रहे। बाद में जबकि पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में बना वैक्सीन अन्य देशों में बने वैक्सीन के मुकाबले कितना ज्यादा और कितना बेहतर काम कर रहा है, और भारत ने वैक्सीन बनाया ना, तभी तो दुनिया के 58 देशों को 235 मिलियन से भी अधिक वैक्सीन के डोज को भेजना संभव हो पाया, वरना दूसरे देशों से ही महंगे दामों पर वैक्सीन को हमें खरीदना पड़ता। और अगर ऐसा करना पड़ता तो भारत के साथ साथ अन्य देशों की भी क्या हालत होती, जरा सोच कर देखिए। दशकों तक हमें उनके शर्तों के तले दबे रहना पड़ता। इसके बावजूद भी अराजक तत्वों ने अपना एजेंडा जारी रखा। वो लोग तब भी कैसे उस एक व्यक्ति को बदनाम करें, कैसे लोगों के मन में सरकार के प्रति अविश्वास जगाएं और किस तरह से एन केन प्रकारेण सत्ता पाने के मार्ग को प्रशस्त करें, यही सोचकर अपने तरह तरह के शाम दाम दंड वेद वाले हथकंडे अपनाते रहे। वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें होंगी, नुकसान हो जाए। कई पश्चिमी देशों को भी वैक्सीन के मामले में भारत का आत्मनिर्भर होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगला मामला है, इन अराजक तत्वों ने पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर देशवासियों के मन में अविश्वास के बीज बोने की कोशिशें की। भारतीय सैन्य द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को सत्यापित करने के लिए सेना से सबूत मांगकर सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिशें की। इस विषय पर शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी के संयोजक रहे कुमार विश्वास जी ने इन लोगों के झूठे देशभक्त होने के पाखंड पर कई मंचों से खुलकर बोला है। ऐसे लोग कैसे देश प्रेमी हो सकते हैं, आप ही बताइए। याद रखिए, ये सब एक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए और उसे सत्ता से बेदखल करने के लिए इन अराजक तत्वों द्वारा किए गए साजिशें हैं। सातवां मामला, चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा भारत के जमीन को हथियाने के झूठ को फैलाकर सेना और सरकार के रुख को दुश्मनों के सामने कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई। और 2019 के चुनाव के समय राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा चिल्ला कर देश और दुनिया के सामने झूठ फैलाया गया। बाद में इस झूठ के पकड़े जाने के बाद कोर्ट के कहने पर शहजादे को सारे देश के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। इतना होने पर भी विपक्ष मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघकर फिर से किसी झूठे नैरेटिव को गढ़ने में और उसे देश भर में आग की तरह फैलाने में जुट गया। दोस्तों, इन अराजक तत्वों के बाकी कारनामों को और सरकार की विफलताओं को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और हमें सपोर्ट करिए। हाँ, इस वीडियो का अगला भाग देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।